अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गवाकर कर सकते आराम नहीं। अपने हित औरों के हित का, अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम। शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य जगाने वाले हम। भाग्य जगाने वाले हम। भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है। युग युग से मानव हित करना, युग युग से मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है। जीवन शक्ति उस माता को भेंट चढ़ाने वाले हम। शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य जगाने वाले हम। भाग्य जगाने वाले हम। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य जगाने वाले हम। भाग्य जगाने वाले हम। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के ऊपर जो उपभोक्तावाद की भूख है, उस पर किस तरह से हम अंकुश लगा सकते हैं और यह किस तरह से भारत की जो पारिवारिक व्यवस्था है, जो हमारी परिवार के जो मूल्य हैं, उस पर किस तरह से चोट कर रहा है। यह आप सभी लोग जानते होंगे, सबों को विदित है कि हम उस भूमि से, उस धरती से जुड़े हुए हैं जहाँ त्याग, तप और बलिदान मनुष्य का चरित्र रहा है, उसके जीवन का एक अमूल्य अंग रहा है। ऐसे भारत माता के पुत्र होने के बाद भी आज जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं वो किस तरह से क्षीण होते जा रहे हैं, धूमिल होते जा रहे हैं, इसी बात पर आज चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के उद्घाटन समारोह के इस द्वितीय सत्र में पुनः एक बार मैं डॉक्टर कल्याणी कबीर
झारखंड प्रांत की सचिव के दायित्व में हूं और आप सबों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मैं बड़े ही आदर के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नारायण भाई शाह जी से अनुरोध करूंगी कि वो कृपया मंच पर आएं। साथ ही स्वर्ण जयंती समिति के अध्यक्ष हमारे बीच हैं श्री अशोक पांडे जी। उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हैं हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, फील्ड हॉकी प्लेयर श्री मीर रंजन नेगी जी, जो भारत के पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर भी रह चुके हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो मंच को अपना गरिमामयी उपस्थिति दें। हमारे बीच हैं श्रीमती रूबिका लियाकत जी। उनसे भी सादर अनुरोध है कि वो हमारे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ चैनल भारत 24 से जुड़ी हुई हैं और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि इस तरह के विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के स्वामी आज हमारे बीच इस द्वितीय सत्र में मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कि वो हमारी वक्ता अतिथि रूबिका लियाकत जी को सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें। आज महोदया हमसे बात करेंगी कि किस तरह से उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है वो हमारे जीवन मूल्य को दीमक की तरह चोट पहुंचा रही है। हम किस तरह से अपने भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता और पारिवारिक मूल्यों को बचा कर रखें और एक विश्व गुरु बनते भारत के नींव को मजबूत कर सकें, इसी विषय पर। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो भी महानुभाव हमारे मंच पर हैं उनका समय बहुत ही कीमती है। मैं बिना देर किए आदरणीय रूबिका लियाकत जी को मंच सौंपती हूँ। आप सभी को नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको इस तरीके से यहाँ पर जमा होते देख, और मैं यहाँ मंच पर बैठे तमाम महानुभावों का, आप सभी लोगों का, और स्वर्ण जयंती वर्ष के उद्घाटन समारोह जो कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। तो मुझे विषय दिया गया है कि उपभोक्तावाद परिवार की व्यवस्था पर प्रहार है, अटैक है। अब इसे तो मुझे तोड़ तोड़ कर समझना था। उपभोक्तावाद, मैं उस पीढ़ी, उस जेनरेशन से आती हूँ जो इसे घोल के पी गया है। राहुल सर, कैसे हैं आप सर? बहुत कुछ सीखा है आपसे, और अब तो मेरे लिए जो ये काम है ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा कि आप वहाँ बैठे हैं, विराजे हैं और मुझे अपनी बात यहाँ कहनी है। मैं कोशिश करूँगी कि एक बार अपनी जहन को ये तकलीफ़ दूँ कि ना सोचूं कि आप वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि आप श्रोताओं में से एक हैं और मैं कोशिश करूँगी कि न्याय कर सकूँ। मैं उपभोक्तावाद, परिवारवाद की या परिवार की जो व्यवस्था है उस पर कैसे प्रहार या अटैक करता है, उसे कहने से पहले आपके सामने एक सच्चा किस्सा रखना चाहती हूँ।
ये बात है 2018 की। नई नई माँ बनी थी। नई नई माँ से मतलब है बच्चा 2 साल का था। तो 2 साल पुरानी माँ थी उस वक्त में। और उसी दरमियान लोकसभा के चुनाव की जो गर्माहट है वो हिंदुस्तान महसूस करने लगा था। तो अक्सर ये होता था कि अपने शो के सिलसिले में मुझे अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जाकर और कार्यक्रम करना पड़ता था। जनता के बीच में जनता की बात दर्शकों तक पहुंचानी होती थी। दूध पीता बच्चा था, माँ उससे दूर थी। तो काम करने के बाद बस दिल करता था कि एक बार बच्चे को गोद में ले लूं। लेकिन मेरे मन में एक कसक रहती थी कि मैं अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पा रही हूं। तो मैं क्या करती थी, एयरपोर्ट से उतरती, वहां पर बच्चों के खिलौने की एक हैमलेस करके कंपनी है। तो जितनी दफा बाहर जाती उतनी दफा बढ़िया सा खिलौना लेकर, 2 दिन बाहर रही तो दूसरे दिन खिलौना ले आई, 1 हफ्ता बाहर रही तो 1 हफ्ते बाद खिलौना ले आई। मेरी माँ उस वक्त घर पे बच्चे का ख्याल रख रही थी। तो उन्होंने देखा एक बार माँ का प्यार है, दूसरी बार माँ का लाड़ है, तीसरी बार अति है पर माँ है, बच्चे के साथ कर बैठती है। चौथी बार उसने जब देखा तो उसने मुझे कहा कि ये मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा क्या? कि मैं बच्चे के लिए तोहफा लाई और इस बार आपके लिए नहीं लाई, ये पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा पगली, अगली बार जब तू बगैर तोहफे के आएगी तो तेरे बच्चे को तेरा आना पसंद नहीं आएगा। मैं नहीं समझी, मैं सच बता रही हूँ। मुझे लगा माँ है, अपने हिसाब से इन्होंने मुझे पाला, मैं अपने हिसाब से अपने बच्चे को पालूंगी। लेकिन मन में ये तो बात रह गई थी, उनकी तरफ से कही गई। तो मैंने क्या किया, अब जब बाहर गई और लौट कर आई तो खिलौना छिपा दिया। लाई तो सही पर खिलौना छिपा दिया। क्यों छिपाया आपको पता है? क्योंकि मेरे अंदर की वो जो नई माँ थी ना, उसे लगा था कि मेरी माँ को देखो मैं बताऊंगी कि देखा मेरे बच्चे को मैं दिखी और खिलौना उसे दे दूंगी। आज भी जब आपसे ये बात कह रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं पहुंची, वो डब्बा छिपाया हुआ था, दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, मेरा बच्चा मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ दौड़ा और मुझे खाली हाथ देख उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने मेरी आंखों में आंखें नहीं मिलाई, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा भी नहीं, वो सिर्फ मेरे इस हिस्से पर देखता रहा। क्योंकि मेरे हाथ में जो थैला होता था, उस थैले में जो खिलौना होता था वो इस हिस्सा इधर होता था, इससे ऊपर मेरे बच्चे की नजर नहीं गई, जबकि उसका पूरा का पूरा कमरा खिलौनों से भरा हुआ था। मैं बहुत मायूस हुई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस 2 साल के बच्चे से क्या कहूं। उपभोक्तावाद का असल रस तो मैंने इसे दे दिया है। उसके पास इतने खिलौने, उसे इतने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने अपने अंदर की वो जो बिजी माँ है उसको समझाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको एक के बाद एक खिलौना, तरह तरह की कार, उसे क्या पता 4 पहिए उसके लिए काफी थे, लेकिन मैंने रंग बिरंगी गाड़ियां लाना। और तब मुझे अपनी माँ के किरदार की अहमियत पता चली। और तब
मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिस चीज की जरूरत ना हो उस चीज को बस इकट्ठे करते चले जाना, इकट्ठे करते चले जाना। अगर मैं उस वक्त ना रुकती तो ये मेरी परिवार व्यवस्था पर सबसे बड़ा अटैक होता, क्योंकि मैं खुद उपभोक्तावाद का शिकार थी और मैं अपने बच्चे को भी यही परवरिश देती कि समय के बजाय खिलौना दे दो। और जब बच्चा बड़ा हो जाता, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाता और वो नौकरी करने जाता, तो वो भी मेरे साथ ऐसा ही करता। वो उसका समय नहीं देता, वो मुझे एसी खरीद के देता, टीवी खरीद के देता, फिर फ्लैट टीवी लेकर आता, फिर एलईडी लेकर आता। वो वक्त नहीं देता, वो मुझे बस बार बार कुछ ना कुछ ऐसा खिलौना उसके मन का, जैसे मैं उसे देती वो मुझे देता। तो मैं तो वहीं रुक गई और उस वक्त मुझे ये एहसास नहीं था कि उपभोक्तावाद है। ये तो जब विषय मेरे सामने आया और मैं सोचने लगी कि मेरे जीवन में कभी कोई ऐसा असर पड़ा है क्या, और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे सच में समझ आया कि नहीं, ये तो हर किसी के जीवन में है। और मैं आपसे जब बात करूंगी तो मैं बड़ी बड़ी किताबों का जिक्र इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि हो सकता है वो आपके दिल को ना छू पाए, और यहाँ केवल आकर भाषण देकर चली जाऊं ये भी मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर इस विषय को हम सब ने अपने मन में नहीं समाया और अपने आने वाली जेनरेशन और उन बच्चों को नहीं बताया तो हम इसके शिकार तो वैसे ही हो चुके हैं। अब सोचिए ना, मैं अगर आज की जेनरेशन के बच्चों को लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा सुनाऊं तो क्या वो रिलेट कर पाएगा? ना उसने लकड़ी की काठी देखी है, ना तब्बक तब्बक घोड़े की आवाज़ सुनी है। उसने तो YouTube पर अंग्रेजी एक्सेंट में अलग अलग किस्म की पोएम, कविता जो है वो सुनी है, डिश 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 वाले सारे वीडियो गेम्स देखे हैं। और अब अगर मैं मेरी जेनरेशन के लोगों के सामने जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, ये आज की जनरेशन समझ पाई? आज की जनरेशन के लिए मुझे लैम्बोर्गिनी, लुई विटॉन, गुची, ये सब उपभोक्तावाद ही तो है। पहले आप उस पीढ़ी के लोग हैं, राहुल सर उस पीढ़ी के लोग हैं जिनके मोज़ों में जब तक 2 छेद नहीं हो जाता था दूसरा मोज़ा नहीं आता था। और ये इसलिए नहीं था कि पैसों की कमी है, ये इसलिए नहीं था कि हम वो एक जोड़ी मोज़ा खरीद नहीं सकते हैं, ये इसलिए था कि हमें पता है कि जो कमाई हो रही है उसमें कितना बचत करना है और कितना आपको आगे के लिए या घर की ज़रूरतों के लिए उसे पूरा करना है। पर आज हमारे पास हर रंग के मोज़े, ये उपभोक्तावाद है। एक ही गाड़ी में पूरा परिवार नहीं समाना चाहता है, 3 अलग अलग गाड़ियां होनी चाहिए, उपभोक्तावाद है। परिवार तो वक्त मांगता है, परिवार साथ मांगता है, और आपका मन आज कल उस साथ में नहीं है। हमने जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं वहां आप देखिए, और ये सब मैं चिंतन के बाद आपसे कह पा रही हूं। आंकड़े भी लेकर आई थी और बकायदा 2 पन्ने पूरे भरे हुए थे, लेकिन इन आंकड़ों से क्या हम में बदलाव आ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल मैंने खुद से पूछा और मुझे लगा कि शायद नहीं। एक माँ अपने बेटे के पास इसलिए नहीं रहती है शहरों में जाकर, उसे अपना छोटा सा घर अच्छा लगता है, वो छोटी सी गली अच्छी लगती है जिसमें सुबह सुबह आकर सब्जी ले लो की आवाज़ आती है।
उस माँ के पास हर किस्म की फैसिलिटी, वो बच्ची, वो बेटा देने को तैयार है, पर वो उस गली से बाहर नहीं निकलना चाहती है। आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उसे लगता है कि बेटा वक्त नहीं देगा और बहू के साथ ज़्यादा टाइम बिताएगा, या बेटी वक्त नहीं देगी, दामाद के साथ ज़्यादा वक्त बिताएगी। इसलिए क्योंकि उसने जो ज़िंदगी भर किया उसका ठीक उल्टा उसे यहाँ आकर करना पड़ता है शहरों में। और शहरों में क्यों हम आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि मुझे एक गाड़ी से मेरा दिल नहीं भरता है, 5 साड़ी से मेरा दिल नहीं भरता है, 4 जूते की जोड़ी से मेरा दिल नहीं भरता है, 2 फ्लैट का जो मकान है अब वो मुझे चाहिए पेंट हाउस, फिर उसके बाद मुझे कोठी चाहिए। मुझे जितने की ज़रूरत है मुझे उससे कई ज़्यादा चाहिए, और जितने की मेरी हैसियत है उससे कई गुना ज़्यादा चाहिए। इसीलिए आप देखिए बैंकों में लोन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अपने आप को, पुराने टाइम में लोग कहते थे कि तीर्थ पर जाने से पहले सारा कर्ज चुकता कर लूंगा। आजकल कर्ज लेकर तीर्थ जाते हैं। क्या ये उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा दंश हम नहीं झेल रहे हैं? तो घूम कर आती हूँ उस माँ की कहानी पर, जो और ये मैं एक माँ की नहीं, मैं तो मेरे जितने भी मित्र हैं उनकी माँओं से पूछती हूँ, आंटी क्या आपके पास तो सब है, आप क्यों वहाँ रहती हैं ज़बरदस्ती गली में, शोर शराबे में? वो मुझे, उन्होंने एकदम साफ लहजे में तो ये बात नहीं कही है, लेकिन मैं समझ गई हूँ। वो जो प्यारी बुजुर्ग सी माँ अपने बच्चे को जहाँ पालती पोसती थी वहाँ की खिड़कियाँ खुली रहती थी, पंखा धीमी गति से, जैसे ये अभी चल रहा है, धीमी गति से चलता रहता था, बारिश की खुशबू आया करती थी, और जहाँ वो आई है रहने के लिए, जहाँ बेटा उसका लेकर आया है, वहाँ उसे उल्टा करना पड़ता है, उसे खिड़की बंद करनी पड़ती है, उसे पंखा नहीं एसी ऑन करना पड़ता है। बाहर बारिश हुई है उसे पता नहीं चलता है। पहले आहट होती थी और माँ बाहर जाकर पूछती थी कोई आया है क्या? हाँ भैया, किससे मिलना है? और यहाँ अगर माँ बाहर जाकर पूछ ले हाँ भैया कोई आया है, तो सबसे पहले हम ही लोग हैं, हम ही इस पीढ़ी के लोग हैं जो कहते हैं माँ मत पूछा करो, अच्छा नहीं लगता है, हमें क्या करना, हमें क्या मतलब है कोई आया हो कोई गया हो, आप इत्मीनान से यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए टीवी ऑन कर देती हूँ, एसी चला देती हूँ। हमने जितने एसी बढ़ेंगे उतनी खिड़कियां बंद होगी, जितनी खिड़कियां बंद होगी उतनी माएँ अपने बेटे से दूर होंगी, जितनी माएँ अपने बेटे से दूर होंगी उतना परिवार की व्यवस्था पर लगातार प्रहार होता रहेगा। अब कह दीजिए मुझे कि ये उपभोक्तावाद नहीं है। पोएम हुआ करती थी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आज के बच्चों को शुगर खिला दीजिए, उनको पार्ले जी बिस्किट नहीं चाहिए, अब उनको महंगी वाली चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट में भी 3 अलग अलग किस्म है, डार्क चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है। ये उपभोक्तावाद है। पहले टेढ़ी मेढ़ी जलेबी चाशनी लगी खा लो, मस्त मंत्र मुग्ध हो जाता था इंसान। और इसके लिए आपको बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा गर्दन मुड़ाइए, आपको सब दिखने लगेगा। आज तो आप सबके पॉकेट में एक मोबाइल फोन है। उपभोक्तावाद है ये। पहले तो ट्रिंग ट्रिंग वाला फोन ही काफी था, इतना सा। अब हमें बड़ी स्क्रीन वाला फोन चाहिए, बड़ी स्क्रीन में भी ज्यादा मेमोरी वाला चाहिए, और ज्यादा मेमोरी है तो फिर अब वो फोटो अच्छा खींचना चाहिए, लेंस एक नहीं चाहिए,
वो मेरे पास भी है, मैं यहाँ आपको ज्ञान दे रही हूँ, वो मेरे पास भी है। एक लेंस वाला कैमरा नहीं, आप कैमरा आप देख लीजिए अपने फोन को पलट कर, आप 2-2 3-3 लेंस है। आपको 3-3 लेंस की जरूरत है क्या? आप पे थोपा गया, आपको आनंद आया, आपने लिया, आप उस कुचक्र में फंस गए, आपको पता ही नहीं चला। और मुझे तो जो भारतीय, हम भारतवंशी हैं, हमने तो जगत को न जाने क्या क्या दिया है, हमने वो सब छोड़ दिया। राहुल सर, हमने वो सब छोड़ दिया। मैं अभी एक नाइट क्रीम खोज रही थी रात को लगाने के लिए, नाइट क्रीम। बहुत मेकअप लगाते हैं तो थोड़ा स्किन के लिए अच्छा होता है, तो बड़ा महंगा सा सर में क्रीम लेकर आई। और वो क्रीम कहाँ से लाई मैं? एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे कोर्ट केसेस वैसे ही चलते रहते हैं, आप जानते हैं। तो वो सबसे महंगा वाला क्रीम मैं लेकर आई, और उसकी खासियत आपको पता है क्या है? ऑर्गेनिक है वो। जो मेरी नानी लगाती थी 50 पैसे में, मलाई, हल्दी, शहद, गुलाब की पंखुड़ी, बढ़िया उसे घोला। एक दिन के लिए इस्तेमाल करना है तो नींबू का रस, वरना उसको वैसे ही छोड़ो। वही सारे इंग्रेडिएंट्स मैं 10,000 रुपए में खरीद कर लाई। उपभोक्तावाद का इससे जीता जागता उदाहरण क्या हो सकता है? और आज जब मैं इस मंच से जाऊंगी ना शैलेंद्र बाबू, मैं आपको बता रही हूं, मैं शुक्रिया अदा करती हूं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का। मैं ऐसी किसी चीज में पैसा जाया नहीं करूंगी जो ऑर्गेनिक के नाम पर मुझे बेचा जा रहा है। वो तो मेरी अपनी जमीन का है, मलाई मेरी अपनी गौ माता के दूध की है, फूल मेरे अपने गार्डन का है, शहद मेरी अपनी मधुमक्खी का है जो यहाँ खेत खलियानों से होते हुए हम आ रहे हैं। और यही आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज इसे अपना रही है, और हमें लग रहा है वाह, वहां अपना रहे हैं, कोई बड़ी बात होगी। ये नहीं देख रहे हैं कि नानी अपना रही थी। और ऐसे मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकती हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके मन में भी ऐसे खूब सारे उदाहरण आ गए होंगे। और आपसे बात करते करते ये प्रण मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से आया है कि मैं उन सारी चीजों में जो अब तक पैसा जाया करती आई हूं, हर बार आप लोगों का चेहरा मेरे आंखों के सामने ले आऊंगी। देखो, रूबिका लियाकत मंच से कहकर आई हूं, याद रखना। पूरी मेरी कोशिश होगी, लेकिन क्या मैं ये उम्मीद आप सबसे भी कर सकती हूं? क्या मुझे हां में इसका उत्तर मिल सकता है? क्या आप लोग हाथ उठाकर ये वादा मुझसे कर सकते हैं कि वो जो उपभोक्तावाद हमें पता नहीं पड़ता है, हमें एहसास नहीं होता है, हम एक के बाद एक उस जाल में फंसते चले जाते हैं। सबसे बड़ा शिकार उपभोक्तावाद के हम बनते जाते हैं, परिवार को अलग करते चले जाते हैं। अब ये 3 लेंस वाले कैमरा में अगर मुंह गड़ाए बैठेंगे तो कोई समय मिलेगा बच्चे के लिए या पिता के लिए या पति के लिए? तो अब मैं भी जब मुंह गड़ाऊंगी तो फिर एहसास आएगा फोन रख दो, इसकी जरूरत तभी होगी जब ये बजेगा। इसके अलावा थोड़ी चीटिंग कर लूंगी, मतलब 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, मैं ये वादा करती हूं। और जो आंकड़ा लिख कर लाई थी, मेहनत से लाई हूं, तो वो पढ़ तो लूंगी मैं, कि ये जो हम उपयोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कई बार हमें इस बात का एहसास होता है कि हम तो ठग लिए गए हैं।
गलत हो गया, ठीक नहीं था ये। आपको पता है इस वक्त हिंदुस्तान में 5,52,686 ग्राहकों से जुड़े डिस्प्यूट इस वक्त चल रहे हैं और ये लंबे चलेंगे। पहले तो आपने हमको ठगा, हमारा पैसा लिया, हमें वो सुख की अनुभूति भी नहीं हुई जिसका आप कह रहे थे कि हो जाएगी। हमें लगता है अरे वाह, इसने कहा है लहलहाते बाल खूबसूरत से, अरे वो पंखा नीचे से चलाया हुआ है, लहलहाते बाल थोड़े ही है। हमें पता है, हमारी माएँ तो, देखा है मैंने अपनी नानी को, दादी को नारियल का तेल, चौपड़ना कहते थे उसे, नारियल का तेल सर वो चिपका के अपने पीछे चोटी बांधती थी और उतनी ही खूबसूरत लगती थी। मतलब आज मैं दोबारा फोटो देखूंगी तो मुझे यही लगेगा कि एक ब्लो ड्राई वाले बाल और एक चिपके हुए खूबसूरत से सुलझे हुए बाल। पर हमारे पास वक्त नहीं है ना, तो आज मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मोबाइल में अपना वक्त कम ज़ाया करेंगे और पुराने टाइम को एक बार फिर से याद करने की कोशिश करेंगे। और कई बार 2 कदम पीछे जाना अच्छा होता है। लौट के बुद्धू घर को आए से अच्छा है कि 2 कदम पीछे जाए। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ, और अब तो वैसे भी आप देखिए हिंदुस्तान में कितना गर्व हो रहा है। पहले बिंदी लग जाती थी तो मैं माथा पोंछ लेती थी, मॉडर्न नहीं लगता है। पहले साड़ियाँ नहीं पहनती थी, आजकल आप देखिए भारतीय संस्कृति में इतराने का मौका आया है, इतराने का। मैं इतराती हूँ, वेटर से अंग्रेजी में बात नहीं करती हूँ, मुझे हिंदी में बात करना पसंद आता। और पुरोधा बैठे हुए हैं राहुल देव सर, हिंदी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम जैसों को बार बार झकझोरते हैं, याद दिलाते हैं, जो हर दूसरी लाइन में अंग्रेजी के 2-4 शब्द और सेंटेंस हम तो परोसी देते हैं। पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके भारतीय संस्कृति को पकड़ के रखूं, क्योंकि जितनी जड़ें मजबूत होगी पेड़ उतना जानदार होगा, और पेड़ जितना जानदार होगा उतना फलदायी होगा, और जितना फल देगा, जितनी छांव देगा, उतना लोगों के कल्याण में अपनी उपयोगिता जो है वो दे पाएगा। मेरी भी यही कोशिश है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी का एक बार फिर से इस मंच से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, और इस वादे के साथ जा रही हूँ कि मैं भी 2 कदम पीछे चलूँगी, आप भी 2 होकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही सारगर्भित लाइव एक्सपीरियंस के द्वारा आपने इस विषय पर बात किया। मुझे गोपाल दास नीरज की वो पंक्तियाँ याद आ रही थी, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। ये सच है कि और इस भाग दौड़ में हमारी जो हथेलियाँ हैं वो रिक्त होती जा रही हैं। आपके वक्तव्य से हम सभी बहुत ही समृद्ध हुए। आपके विचारों को जानकर ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय मीर रंजन नेगी जी से कि वो धन्यवाद ज्ञापन दे।
महोदया रूपिका लियाकत जी हमारे बीच रहीं और अपना विचार हम सबों के साथ साझा की। ये हमारे लिए सौभाग्य का अवसर रहा। नमस्कार। अखिल भारतीय ग्राम पंचायत में आए समस्त महानुभावों का खेल जगत की तरफ से, विशेषकर हॉकी जगत की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मुझे ये जवाबदारी सौंपी गई है कि मैं सभी का धन्यवाद करूं। मैं धन्यवाद क्या करूं, मैं तो खुद ही नतमस्तक हूं आप सभी लोगों का, जिन्होंने यहाँ बुलाकर मुझे एक ऐसा विशेष रूप देखने को मिला जिसे सुनकर सिर्फ 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हम लोग सभी कायल हैं हमारे देश की महान टीवी जर्नलिस्ट रूपिका लियाकत जी का। आज उन्होंने जिस चिर परिचित अंदाज में बड़ी बेबाकी के साथ और बहुत ही सरल तरीके से अपनी बात को हम लोगों के बीच में रखा, हम उनका बहुत तहे दिल से हमारी कमेटी की तरफ से, स्वर्ण जयंती जो हमारी कमेटी है उसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैडम। मैं धन्यवाद करता हूँ अशोक पांडे जी का, हमारे नारायण सिंह जी का, वहाँ जयंत भाई बैठे हैं, शैलेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी, सारे लोग जो हैं यहाँ पर, वो जो भी इस कमेटी में हैं, जिन्होंने इस सफल आयोजन, इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना सब जद्दोजहद लगा दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी तादाद में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय शैलेंद्र सिंह दुबे जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी प्रस्ताव लाने के लिए। सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित आप सभी प्रबुद्धजन, ग्राहक शक्ति, मेरा सभी को हार्दिक वंदन और सभी का अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जिस प्रस्ताव के बारे में मुझे बोलने के लिए बोला गया है, मैं उसको पढ़ देता हूं। वस्तुओं के विक्रय मूल्य बाजार नहीं, उत्पादन लागत के आधार पर तय किए जाएंगे। वर्तमान समय में पूरे विश्व के ग्राहक अप्राकृतिक विक्रय मूल्य की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें वस्तुएं न्यायोचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होती हैं और उनका बड़ी मात्रा में शोषण हो रहा है। न्यायोचित विक्रय मूल्य का सिद्धांत विश्व के लिए नया नहीं है, प्राचीन काल से ही यह चला आ रहा है। भारत में ईसा से 400-500 वर्ष पूर्व कौटिल्य और शुक्राचार्य ने वस्तुओं के विक्रय मूल्य निर्धारण के संबंध में जो सूत्र प्रतिपादित किए थे, लगभग वही विचार अमेरिकी और यूरोपीय अर्थशास्त्रियों ने भी व्यक्त किए हैं। यूरोप और अमेरिका में अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी साहित्य प्रकाशित हुआ, उसमें वस्तु के विक्रय मूल्य के संबंध में कहा गया कि विक्रय मूल्य वस्तु के उत्पादन मूल्य में कुछ लाभ मिलाकर निर्धारित किया जाता है। संत एक्विना ने कहा था
न्याय मूल्य, उत्पादन मूल्य में उचित लाभांश सम्मिलित कर प्राप्त किए जाने वाला मूल्य है। परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने अर्थशास्त्र के इस मानव कल्याणकारी सिद्धांतों को बदलने में सफलता प्राप्त की, जिसके कारण वस्तुओं के विक्रय मूल्य उनकी उत्पादन लागत के आधार पर नहीं अपितु बाजार में मांग व पूर्ति के आधार पर तय किए जाने लगे। अर्थशास्त्र की प्राचीन चली आ रही परंपराओं के विपरीत वस्तुओं के विक्रय मूल्य निर्धारित करने की यह अप्राकृतिक प्रक्रिया विश्व में ग्राहक शोषण का बड़ा आधार बनी हुई है। इस प्रक्रिया को अपने हित में अधिक समायोजित करने के लिए उत्पादकों ने अर्थशास्त्र में नई नई परिभाषाएं गढ़कर आपसी समन्वय साधकर उत्पादन समायोजित कर अन्यायपूर्ण विक्रय मूल्य जारी करने की प्रथा कायम कर ली है। अपने देश में एमआरपी घोषित करने की प्रक्रिया में इसी षड्यंत्रकारी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हरियाणा के पानीपत जिले के समालका में आयोजित अपने स्वर्ण जयंती वर्ष उत्सव में भारत सरकार से यह मांग करती है कि वस्तुओं के वर्तमान बाजार आधारित विक्रय मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को बंद कर उसे उत्पादन मूल्य आधारित बनाया जाए। इसके साथ वस्तुओं के विक्रय मूल्य निर्धारण के लिए एक मूल्य सूत्र की संरचना की जाए, उसी के आधार पर वस्तुओं की एमआरपी पैकिंग पर लिखी जाए। ये विषय था जो प्रस्ताव में मुझे आपके समक्ष पढ़कर रखना था। चूंकि मैं बाय प्रोफेशन एंटरप्रेन्योर हूं, कई वर्टिकल्स का मेरा अपना व्यवसाय है, तो मुझे इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि किस तरह से जो है प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस को अपनाते हुए किस तरह से एमआरपी आपके सामने परोसी जाती है। तो मेरा अनुमान है कि जो ये विषय एमआरपी निर्धारण के लिए एक मूल्य सूत्र बनाया जाए, ये प्रस्ताव अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आपके समक्ष रखती है। तो आप सभी से मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या आप सब सहमत हैं इससे? हाथ उठाकर। इसी श्रृंखला में मैं ये आपसे आग्रह भी करूंगा कि कुछ आप लोगों के सुझाव हों, प्रश्न हों, तो वो कृपया जो है विस्तारित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उन चीज़ों को मैं सम्मिलित कर कमेटी के समक्ष रख सकूं और उसको समायोजित कर एक प्रभावी व्रत तैयार कर भारत सरकार के समक्ष संगठन के द्वारा रखा जा सके। कॉर्डलेस होंगे, मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करूंगा, तो हों तो पहुंचाने का प्रयास करें। इसी बीच चूंकि G20 का समानांतर प्रशासनिक कार्यक्रम चल रहे हैं दिल्ली में, देश की राजधानी में, और रूबिका जी ने अपना कीमती समय निकालकर हम सबको अपना प्रबोधन दिया। अब उन्हें हम सबके बीच से जाना पड़ रहा है और उनका धन्यवाद प्रस्ताव ऑलरेडी जो है मीर रंजन नेगी द्वारा, समिति के सदस्य के द्वारा रखा जा चुका है। तो रूबिका जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये जो प्रस्ताव हम सबके बीच रखा है वह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एमआरपी से रिलेटेड है।
इस एमआरपी के संबंध में एक सुझाव देने के लिए तो अभिनंदन कि आपने एमआरपी की अपेक्षा उत्पादन लागत को इसमें शामिल किया है। इसमें हम लोग इसका जो लेबर कंपोनेंट है इसकी भी स्पष्टता यदि इसके साथ आ जाए तो ये बेहतर बन सकता है। उत्पादन मूल्य जो निर्धारित किया जा रहा है उसमें एक विज्ञापन का निश्चित आकलन किया जाए, नहीं तो विज्ञापन पे एक बहुत बड़ा खर्च किया जाता है, तो उसकी भी एक सीमा निर्धारित हो और एक लाभ का भी एक अंश जो उसमें दिया जा रहा है उसका भी निर्धारण हो। धन्यवाद। जी सर, जो उत्पादन है उसकी एक तो लागत आनी चाहिए कि उसमें जो मटेरियल्स जो भी हैं उनकी लागत कितनी है और उनको उत्पादन करने में, उसे बनाने में, मिश्रण करने में कितनी वो हुई है, तो सब चीज़, दोनों चीज़ अलग अलग उस पर प्रिंटेड हो ताकि ये पता लगे कि इसी वास्तविक कीमत कितनी है और इसे बनाने में कितनी कीमत लगी है, क्यों आया है मूल्य, और फिर उसके बाद विक्रय मूल्य का नंबर 30 उस पर आना चाहिए। तो दोनों मूल्य उस पर प्रिंट होनी चाहिए, मेरा सुझाव है। आगे चार्टेड अकाउंटेंट हैं पिनोली जी, के समिति के सदस्य भी हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उन सब की लागत का उल्लेख होना चाहिए और इसके अलावा प्रॉफिट एट डिफरेंट स्टेजेस, होलसेलर का प्रॉफिट कितना, रिटेलर का प्रॉफिट कितना, ये सब भी अगर इंक्लूडेड होगा तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की दृष्टि से उसमें जो ज़्यादा वृद्धि की जाती है उसकी जानकारी मिलेगी। ये जो विषय उठाया गया है बहुत अच्छा है। इसमें साथ एक चीज़ और जोड़नी चाहिए कि कुछ तकनीकी जैसे बिंदुओं पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि कुछ वर्ष पहले मोबाइल खरीदते थे, 3, 4, 5 हज़ार रुपये का मोबाइल कई बार गिरने के बाद भी उतना जल्दी नहीं डैमेज होता था जितना आज रकम बढ़ती गई। 20-25 हज़ार का मोबाइल है और आसानी से गिरने में उसमें 5 हज़ार का एक बार भी खर्चा आया। या हम चार्जर लेते हैं, चार्जर के साइज मतलब आप देखिए कि जो कॉर्ड उसके होते हैं वो छोटी हो गई, और ऐसा क्या उसमें हीरा मोती जड़ गया कि 300-400 की चीज़ अचानक से 1,500 की हो जाती है। तो इसके ऊपर हमारा देश में क्या कोई नियामक, कोई नियंत्रण है, कोई देख रेख इसकी हो रही है कि कोई कितना भी दाम कितना बढ़ाए ले रहा है? इसमें भी तो देखा जाना चाहिए कि तकनीकी रूप से कौन क्या बेच रहा है, उसमें उसी हिसाब से उसका मूल्य होना चाहिए। हरिओम। ये भारत राष्ट्र में ये भारत राष्ट्र ये कृषि प्रधान राष्ट्र है और इस राष्ट्र में एक बड़ा महाराष्ट्र है। वहाँ से मैं देवगिरी प्रांत से हूँ, रामदास ठोमरे। महाराष्ट्र में जो अनाज पैदा होता है, कटधान्य और द्विदल धान्य, इसकी जो निर्धारित मूल्य है उसकी उत्पादित मूल्य और विक्री मूल्य उसकी बीच की जो स्थिति है, जैसा फॉर एग्जांपल अभी कल टमाटो 2 रुपये किलो था और आज 200 रुपया किलो है। तो इसकी जो लागत मूल्य है इसका कोई निर्धारित मूल्य न होने की वजह से जो अनाज पैदा करने वाला किसान है वो कभी मृत अवस्था में जाता है मैक्सिमम, तो उसकी बड़ी बुरी हालत होती है, जिसके वजह से भारतवर्ष में काफ़ी किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो ये जो उत्पादित क्षमता जी है उसकी जो उसका मूल्य है और वो बाजार मूल्य है उसमें बड़ा डिफरेंट होने की वजह से बढ़िया आत्महत्या होती है। तो इसके ऊपर अगर भारत सरकार ने और अपने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने अगर सोच समझकर विचार किया तो ये हत्याएं भी कम हो सकती है और उनको योग्य मूल्य भी मिल सकता है। ये समस्या है। हरिओम। हरिओम। नमस्कार। जो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्टर एक्ट 2019, थोड़ा दूर रखेंगे माइक को, आवाज। कंज्यूमर प्रोटेक्टर एक्ट 2019 उसका नाम बदल के भारत ग्राहक सुरक्षा अधिनियम किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि ये कायदा हमने भारतीयों ने बनाया है, उसके साथ हमारा लगाव रहेगा।
मैं जोधपुर प्रांत से मदन सुरोलिया। एमआरपी प्रोडक्शन बेस एमआरपी रेट तय करने का जो प्रस्ताव है उसमें एक सुझाव ये है कि एमआरपी का रिव्यू कब कब होगा उसको भी शामिल किया जाए। विशेष तौर से मेडिसिन के मामले में हम देखते हैं कि जितनी बार दवाई खरीदने जाते हैं एमआरपी बदल जाती है, एमआरपी हायर हो जाती है। तो एमआरपी का रिव्यू कब कब होगा ये भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। जी, सभी से आग्रह एमआरपी रिलेटेड ही सुझाव देंगे क्योंकि प्रस्ताव उसी पर आधारित है। हरिओम, मेरा एक आग्रह है कि विगत 25 वर्ष पूर्व दिल्ली में जब कार्यक्रम आयोजित था तब ये मांग पहली बार हम ग्राहकों और कार्यकर्ताओं के समक्ष आई थी कि लागत मूल्य का सारा विवरण, सारी सामग्री अपने विवरण प्रस्तुत करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये 25 वर्ष पहले से हम मांग करते आ रहे हैं, आज भी हम मांग ही कर रहे हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि अब हम मांग से आगे जा करके इसे आंदोलन की शक्ल देने का प्रयास करें। नगरों नगरों में, कस्बों कस्बों में ग्राहक पंचायत के माध्यम से एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान या अन्य उपयुक्त कोई आंदोलनकारी कदम हो सकते हैं, तो ऐसा कदम अपनाने का मैं ग्राहक पंचायत के इस सभा में निवेदन करता हूँ। कई बार ऐसा आता है कि अचानक एमआरपी बढ़ जाती है। जैसे कोरोना के टाइम में कुछ दवाइयों की एमआरपी अचानक बढ़ गई, तो क्या डिमांड होने से लागत ज़्यादा हो जाती है? तो सरकार ये ध्यान में लाना चाहिए कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो एमआरपी को बढ़ने नहीं देना चाहिए, वही पुरानी एमआरपी होनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर किसी एक महानुभाव के द्वारा सुझाव दिया गया है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, है ना? मैं अजय कुमार जेतली। मेरा सुझाव ये है कि जब हम उत्पादन मूल्य पर एमआरपी की बात करते हैं तो ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है। या तो हम एमआरपी की बात करें या उत्पादन मूल्य की बात करें। उत्पादन मूल्य पर उत्पादन मूल्य अंकित करने के बाद उस पर किस लेवल पर कितना प्रॉफिट लिया जाएगा, अगर ये अंकित किया जाए और एमआरपी को ख़त्म किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, मैं उस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूँ कि अब इसको प्रस्ताव के रूप में न लेकर एक आंदोलन के रूप में लिया जाना आवश्यक होगा। नमस्कार, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हम प्राय देखते हैं पूरे भारतवर्ष में ही सेल के नाम पर जो उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की जाती है। ब्रांडेड चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पैसों में मिलती हैं, लेकिन वही चीज़ें जब 1 या 2 महीना बीत जाता है तो वही चीज़ें 50% के डिस्काउंट पे या 60% के डिस्काउंट पे बाज़ार में मिलने लगती है। तो ये धोखाधड़ी, जो इंसान 10,000 में कोई वस्त्र ले रहा है वही वस्त्र उसको आगामी समय में 5,000 में मिल जाते हैं। तो ये इस तरह का प्रश्न मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के माध्यम से उठाना चाहती हूँ कि यह इस तरह से नहीं होना चाहिए। एकल व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कपड़ा 10,000 का है तो 10,000 का ही बिके, उसमें कोई कटौती ना हो। और अगर कटौती करके बेचा जा रहा है तो फिर वो कटौती वाला रेट ही होना चाहिए। धन्यवाद। नारायण मेहरे, विदर्भ प्रांत। मुझे लगता है कि इस विषय पर सभागृह पूरा आपके साथ है। ये प्रस्ताव पर कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस विषय को हम 25 साल से 30 साल से मांग करते जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में एक ऐसा पैरा जोड़ा जाए कि पूरे देश भर के जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनसे हमारे कार्यकर्ता मिलकर आग्रह करें कि यह विषय सभागृह में आग्रह से ले। मुझे लगता है कि यह विषय केवल मांग करने का नहीं है, यह लड़ाई जो है वो सभागृह की भी है और सभागृह के बाहर अपने ग्राहक कार्यकर्ताओं की भी है। इसलिए इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं को हम प्रोग्राम भी दे सकते हैं। मैं अतुल कुराडे, मध्य महाराष्ट्र प्रांत महाराष्ट्र से हूँ। एखादा प्रोडक्ट या औषधि है, उसी में जो कंटेंट या उसका रेशियो परसेंट जो फिक्स करती है कंपनी, वो हर 3 महीने 6 महीने में लैब में उसका टेस्टिंग होना चाहिए। और वो ग्राहक के लिए जो कोई वेबसाइट वगैरह है उसमें वो प्रोडक्ट ठीक है, उसका कंटेंट जो है परसेंटेज वो ठीक है, ये समझना चाहिए। विलास जगदळे, अहमदनगर, महाराष्ट्र। जो भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके बाद में उसके ऊपर जो प्रॉफिट लेते हैं उसका परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। क्या होता है कि प्रॉफिट के जो लेते हैं वो 10%, 20, 50 जो भी उनके मन में आएगा उतना लेते हैं। उसके ऊपर परसेंटेज फिक्स रहेगा तो वो ज़्यादा ले नहीं पाएंगे। धन्यवाद। मैं
मैं निर्मल कुमार घोष, छत्तीसगढ़ प्रांत, बिलासपुर से। जो एमआरपी निर्धारित होता है उसमें एक पॉइंट की बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कंपनी कभी भी नहीं बताती है कि R&D में कितना खर्चा हुआ, और R&D की खर्च के नाम से किसी भी प्रोडक्ट की कीमत अनाप शनाप बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि दवा की कीमत है, दवा की कीमत, कोई दवा की कीमत 100 गुना, कोई मामूली बात नहीं है, 100 गुना तक बढ़ा दी जाती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से। तो इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी क्या खर्च आया है उसका भी मूल्य की जो ये है एमआरपी निर्धारण में, उसकी भी उसमें एक मतलब एडिशन होना चाहिए, और सही रूप से और सत्य रूप से एडिशन होना चाहिए। जी जी, मैं पूर्णिमा सिंह, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ही तीव्र गति से लोगों में रुचि बढ़ रही है, और ऑनलाइन शॉपिंग में जैसा कि हम एमआरपी को देखते हैं तो अलग अलग साइट पे एक ही प्रोडक्ट को, जैसे स्टेपली डील में अलग उसकी प्राइस है, एमवे में अलग प्राइस है, तो ये डिफरेंस कैसे और क्यों होता है इसकी समझ हमें नहीं आती है, तो इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए। मैं डीजी मिश्र, प्रांत सचिव मालवा। जब हम उत्पादन मूल्य के ऊपर बात कर रहे हैं और एमआरपी खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ एक फार्मूला भी देना होगा। जैसे किसानों का जो उत्पाद है उसमें हम कम से कम उनको 5 गुना से 10 गुना तक का एक प्रॉफिट लेने का अधिकार दे सकते हैं, क्योंकि वो सबसे गरीब लोग हैं और उनका उत्पाद बहुत सस्ता बनता है, पर उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और यही मल्टीनेशनल्स के लिए बात हो तो मैक्सिमम 2 गुना, और इन दोनों के बीच के जो छोटे लोग जो हैं, जो बीच के उद्यमी हैं, उनके लिए बीच का कोई फार्मूला, इस तरह से मेरे हिसाब से त्रिस्तरीय फार्मूला तय करके और फिर एक लागत मूल्य के ऊपर एक सूत्र बना के देना चाहिए हमें। धन्यवाद। मैं नरेश तकलेजा, मालवा प्रांत, रतलाम से। एक तो कंपनी आजकल बहुत स्कीम देती कि 1 पे 2 फ्री, 2 पे 3 फ्री, और कोई भी आदमी अपन जानते हैं कि नुकसान के लिए व्यापार नहीं करता। इसका मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है उनका, तो इस तरह की स्कीम्स बंद होना चाहिए। जितना उनको करना वो मूल्यों में कम करे। एक तो दूसरा ये कि वो अलग अलग वजन के, जैसे साबुन है तो कोई 25 ग्राम का, कोई 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, तो सारे एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, तो आदमी कंपैरिजन कर पाएगा कीमतों में। थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस करके ये उपभोक्ता को बड़ा भ्रामक प्रचार करते हैं और उपभोक्ता उनके जालों में फंस जाता है। मैं बीच में एक बात जोड़ दूं, जिस तरह से आप लोगों को जिज्ञासा और जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो संगठन के सभी पदाधिकारी मेरे ख्याल से आश्वस्त होंगे कि किसी भी बड़े अभियान को चलाने के लिए सबसे जो प्रमुख आवश्यकता होती है वो उस अभियान के लिए उसकी मजबूत मार्केटिंग। मेरा आपका उत्साह इस बात को इंडोर्स करता है। जी प्लीज। मेरा प्रश्न ये है कि ग्राहक जो सामान खरीदता है वो उपभोक्ता कहलाता है, परंतु इस देश में ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ और बैंक हैं, वो मनमान लाभांश देकर और गरीब छोटे छोटे लोगों को बहला फुसला कर लूटा जाता है। इस संदर्भ में क्या किया जाए? आज इस देश में करीब करीब 35 करोड़ लोग इस जाल में फंसे हुए हैं, तो अधिक ब्याज का लालच देके फंसाया गया और उनका धन हड़प लिया जाता है। जी हेलो, नमस्कार, मैं सत्यम तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके प्राइसिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि उसका एक्चुअल कास्ट कितना लग रहा, उसमें टैक्स कितना लग रहा, कोई भी चीज़ साफ से बताई नहीं जा रही है। और ये यूजुअली मिडिल क्लास वाले बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, तो उनके ऊपर हज़ारों पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, इसके बारे में एक ट्रांसपेरेंसी लाने का ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो भी स्पेयर्स है और आफ्टर सेल्स सर्विस भी उसका ठीक नहीं है, तो ग्राहक इसमें बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि एक बार गाड़ी खरीदता है तो फिर उसके बाद में सर्विस नहीं मिलने से उसके मुश्किल होती है। तो एमआरपी फिक्सेशन में उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स क्या है, उसका प्रॉफिट कितना ले रहा है, और ये गवर्नमेंट का सब्सिडी बोलकर जो 30-30, 40-40 हज़ार का वो लोग दिखा रहे हैं कि वो सही में ग्राहक को दे रहे या नहीं दे रहे। तो ये चीज़ ईवी व्हीकल्स का एमआरपी में कंपलसरी अपना हस्तक्षेप होना चाहिए।
थैंक यू। अब मैं आग्रह करूंगा अपने कार्यकर्ता बंधुओं से कि आगे भी समिति के सदस्यों के द्वारा जो है हाथ उठाए गए, तो इधर भी थोड़ा पीछे बीच में काफी हो गया है। जी, मैं नीतीश, मैं गोरक्ष प्रांत से। मैं जो आप उत्पादन के आधार पे प्राइस की बात कर रहे हैं, इसमें कई चीज़ें आपने सम्मिलित नहीं करी हैं। जैसे जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है, अगर किसी की बौद्धिक क्षमता के आधार पे उस प्रोडक्ट में प्राइस को इंक्लूड किया गया है, फिर हम उसके लिए क्या करेंगे। दूसरी तरफ हमने उत्पादक के बारे में नहीं सोचा है कि जो उत्पादक है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होगा, क्योंकि वो अपनी R&D के द्वारा नए नए प्रोडक्ट ले आता है। साथ साथ दो चीज़ें हैं, अगर हम उत्पादन के आधार पर प्राइस की बात करते हैं तो हमें उत्पादक के हितों को भी ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, जैसे आज हम किसान को गरीब कह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अमीर है, जो सबसे ज़्यादा रॉ प्रोडक्शन करता है, तो इसी आधार पे अगर उसके प्रोडक्ट को तो सरकार लेती है, तो क्या उस उत्पादक के प्रोडक्ट को भी सरकार लेगी क्या? नहीं तो वो उत्पादक अगर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा तो उत्पादन करने से अपने को पीछे हटेगा। तो हम अलग, जैसे दवाइयों के संदर्भ में जेनरिक दवाइयों की बात सरकार ने करी है, उसी तरीके से प्रत्येक सेक्टर के लिए हम अलग अलग प्राइस पॉलिसी की बात कर सकते हैं, न कि उत्पादन के आधार पे मूल्य के। और मैं अगर यहाँ खड़ा होकर कहूँ तो व्यक्तिगत रूप से मुझे यह प्रस्ताव जो था, इसमें कहीं ना कहीं मेरा एक विरोध इसमें व्यक्त है कि इसमें हमने उत्पादक के हितों को ध्यान नहीं दिया, और फिर उत्पादक भी प्रभावित होगा। जैसे किसान उत्पादन करने से अपने को पीछे हटता है और शहरों में आकर के रोजगार की तलाश करता है। धन्यवाद। आगे दे दीजिए। मैं कौस्तभ चौधरी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उड़ीसा पूर्व प्रांत से। मेरा एक क्वेश्चन है, जब भी हम बोलते हैं MRP, 1999 साल में जब भी हमारा सिल्वर जुबली हुआ था, तब से एक बात चली आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आज तक उसको फाइनलाइज नहीं किया जा सका। क्योंकि जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड किया, तब ने वहाँ जो बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर है, उन्होंने उनको घुमा फिरा के MRP हम लोगों को पकड़ा दिया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में अभी चिंता का बात है। एक स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहिए हमारा, इस मंच को मैं बोलना चाहता हूँ, उसके ऊपर अध्ययन करके अच्छा तरह उसको प्रोडक्टिविटी जो लागू हो सकेगा उसी हिसाब से प्रस्ताव देने से वो काम होगा। नहीं तो फिर हम जाएंगे तो वहाँ जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं उसको घुमा फिरा के फिर हमको वही चीज को पकड़ा देंगे। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो भी होगा MRP के ऊपर। थैंक यू। अब माइक आगे लाएंगे, जरा समिति के दो सदस्यों को भी बोलना है। दुर्गा प्रसाद सैनी। हेलो। जब से आजादी आई उसके बाद में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने इस विषय को उठाया। 1977 से हम इस विषय को उठा रहे हैं, सड़क से लेकर के संसद तक हम इस विषय को लेकर गए हैं। संसद में भी निजी विधेयक पेश किया और उसके बाद में बाट माप अधिनियम है उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा। इस विषय को लेकर के हम जिला कलेक्टर तक ज्ञापन भी दिया। उसके बावजूद इस विषय में सीक्रेट के आधार पर इसको भारत सरकार के द्वारा रोका गया। यह मामला केवल प्रस्ताव का नहीं है, अनेकों बार हमने इस विषय पर प्रस्ताव पास किए हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव में यह विषय भी जोड़ा जाए। हमने 1977 तक इस विषय को उठाया है और आज सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हो गया है। सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। जब ट्रांसपेरेंसी की बात करती है तो हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है अगर वस्तु की लागत मूल्य क्या है। अगर वस्तु की लागत मूल्य ग्राहक को पता चलेगा तो सारी की सारा जो शोषण है अपना आप खत्म हो जाएगा। सुझाव तक रखिए बात, सुझाव तक। शॉर्ट में यह है कि एक तो आपने जो प्रस्ताव दिया है अगर लिखित में उसको सभी लोगों को दिया जाता तो उस पर ज्यादा विधायी तरीके से हम चिंतन करते। पर इसमें मेरा एक सुझाव है, भारत में आचार्य चाणक्य समय से ही जब सूत्र निर्धारित है और हम ये मांग भारत सरकार से कर रहे हैं तो इसमें बजाय यूरोप के लोगों को
अंकन करते हुए केवल भारत के आधार पर ही हम इसको भारतीय संस्कृति के आधार पर, और हम सब तरीके से सक्षम हैं, हमको उनकी जरूरत नहीं है यूरोपियन या अमेरिका के विद्वानों की। ठीक है, सुझाव हम इसी आधार पर, मेरा सुझाव है कि उसको है आप डिलीट करें और हमारी ये जो मांग पहले से आ रही है उसको ही आगे बढ़ाएं और इसके साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार क्रियान्वयन की कहते हैं, तो ये क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। महोदय सुझाव आ गया। हेलो, मार्केट का साइज भारतवर्ष नहीं है, यूएनओ रिकॉग्नाइज 193 देश हैं। हेलो, अब आगे दीजिए जरा। हाँ हेलो, मैं कानपुर प्रांत अध्यक्ष शंकर दयाल दुबे बोल रहा हूँ। हमने देखा है कि सोने चांदी का जो रेट होता है हर शहर में अगर एक है तो जिस दुकान पे जाओ तो वो कहता है कि हमारा तो ये रेट है, तनिष्क के यहाँ जाओ तो उनके यहाँ रेट सबसे हाई रहता है, जबकि मार्केट में जो रेट होता है उससे उसमें सिमिलरिटी बहुत कम होती है। मालाबार गोल्ड है, वो कहता है कि हमारा रेट सबसे कम है। तो इस हिसाब से ग्राहक इतना भ्रमित हो जाता है कि एक्चुअली में क्या रेट है, कहाँ से हमें सामान लेना है, और सब कहते हैं कि हॉल मार्क हम सब देंगे, लेकिन रेट में इतना डिफरेंसेज होता है कि इसके लिए जो है एक विचार करना चाहिए कि जिससे ग्राहक मतलब वो हो। जी, अब सिर्फ जो है दो सुझाव लेने हैं आगे से। एक इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक ये रबर्ट बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं। आप बोल लीजिए, उसके बाद सिर्फ ये दो सुझाव। मैं अमित शर्मा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उज्जैन से। मेरा एक सुझाव ये है कि MRP, MSP और एक्सपायरी डेट किसी भी प्रोडक्ट पर इस तरह से लिखी जाती है कि उस प्रोडक्ट पे ऐसा लगता है कि उस मूल्य को छुपाया जा रहा है। तो या तो उसका कोई कलर निश्चित होना चाहिए MRP और एक्सपायरी डेट लिखने में, और उसका जो वो रहता है मूल्य उसको थोड़ा बड़े अक्षरों में होना चाहिए ताकि सामान्य आदमी तो देख सके, वो वृद्धजन भी देख सके, बिना चश्मे के आसानी से देख सके। जी, आपने फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की बात की। आगे दीजिए माइक। ये चेयरमैन साहब है रबर बोर्ड के और इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। नमस्कार, मैं उत्तर बिहार प्रांत से अजीत कुमार। मेरा एक सुझाव है इस मसले पर, क्योंकि आजकल देसी और विदेशी जो भी कंपनियां हैं, जितनी भी प्रोडक्ट हैं खाने पीने की, सारे की रीपैकिंग कराते हैं, ठेके पर बनवाते हैं। तो इस वजह से MRP में अधिकता होती है और उनके प्रोडक्शन कॉस्ट भी अधिक होते हैं। इसमें अगर हम लोग सावधानी बरतें और उन लोगों से बात करें कि आप अपना प्रोडक्शन खुद करें और एक्चुअल कीमत ही आप उस पर प्रिंट करें अपने प्रॉफिट को लेकर के 10 से 15% या 20% जो भी हो, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और ग्राहकों को सही कीमत पर सामग्री मिलेगी। अब मेरे ख्याल से इस कीमती समय में आप लोगों को पर्याप्त समय मिला है और जहाँ तक मेरा आकलन है कम से कम जो है 40 से ऊपर लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। बाकी के लोग जो भी राय देना चाहते हैं वो आग्रह रहेगा वो रिटन में दें। ये प्राइमा फेसाई आप लोगों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। अब आगे से जो समिति के सदस्य हैं वो लास्ट जो है 2 या 3 वो लोग राय देंगे, उसके बाद हम इसको जो है सम अप करना चाहेंगे। जी प्लीज। सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए। और दूसरी बात यह है कि MRP के अंदर में ये जो एक्सपायरी लिख देते हैं, इसका क्या औचित्य है? ये भी अपनी मांग को बढ़ाने के लिए, जिससे जल्द से जल्द जो है वो जब खरीदता देखता है कि 1 साल बाकी है और उसके बाद में जो है उस चीज़ की गुणवत्ता खत्म हुई या नहीं हुई है, उसका भी क्या औचित्य है? वो भी कहीं ना कहीं जो है उनको अपने लेखा जोखा में रहना चाहिए, तो जिससे जो है वो ग्राहक जो है वो इससे वंचित नहीं हो। उससे ऊपर में जो है उसको जल्द से जल्द कंज्यूम करने की उसको जो है ये उसके ऊपर में जो है आक्षेप उसके ऊपर में वो नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है। दूसरी बात यह है कि MRP के साथ में कई बार ये गारंटी लिखते हैं, फिर वारंटी लिखते हैं। जिस टाइम पर ग्राहक जाता है तो बोलता है 3 साल की वारंटी है, इसको आप 5 साल कर दीजिए, 2000 रुपया और दीजिए। तो ये गारंटी और वारंटी का ये जो मामला है ये समझ में भी नहीं आता है लोगों को, और जब देखता है कि कुछ समय के लिए बढ़ाने के लिए मेरे को कुछ पैसा देना होता दे देता है, लेकिन 5 साल के अंदर में जब कभी भी वो अपनी कोई भी वस्तु के लिए जब जाता है उसके पास में और ये बोलने के लिए ख़राब हो गई है, वो 1000 बहाने निकाल कर उसको जो है किसी ढंग से भी जो है वो उसको कोई भी कंपनसेट नहीं करता है, न गारंटी में करता है न वारंटी में करता है। तीसरी बात जो है वो आपकी इसमें MRP के अंदर में ये भी लिखा होना चाहिए कि कितना जो है लागत मूल्य प्रोडक्शन कॉस्ट है,
कितना एडवर्टाइजमेंट का है, कितना लेबर का है, जिससे वो उनके बैलेंस शीट से मिलाया जा सके। ये जो है बहुत सी कंपनियां 20-20% अगर जो है आपके जो है वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ले लेती हैं, तो उसके लिए ग्राहक जिम्मेवार नहीं है। और वो अगर 20% लिखती हैं और उनके खातों में अगर 50% है तो इनकम टैक्स उसको बाद दे सकता है। ये कोई ना कोई एक इसकी सूची भी जो है बननी चाहिए कि किस ढंग से ये जो है वो हो, और उसके बाद ये होना चाहिए। दूसरी उपभोक्तावाद के लिए भी 1 मिनट के लिए एक बात बोलूँगा। आजकल हम लोग तो बात कर रहे हैं सामान खरीदने की, लेकिन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से, खाना घर में जो है पहुँच जाए। वो खाना घर में पहुँचे, ये तो और बड़ा प्रहार हो रहा है। घर में अगर कोई नहीं है तो उसके अंदर में जो है होटल का खाना है, नहीं तो आदमी जाए उसके बाद में खाए। ये घर में मंगा के खाने की जो ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, कोरोना काल में कुछ इसकी दरकार थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसको जो है वो हमें जो है उसके बंद करना चाहिए। लास्ट बात बोलकर मैं अपने समाप्त करूंगा कि ये जो मामला जो है उपभोक्तावाद, पहले हमारी वक्ता जो बोल कर गई थी वो बहुत ही अच्छा जो है उनका भाषण था या उन्होंने जो है प्रेरणा दी, लेकिन इसके लिए पति पत्नी बोले या पुरुष महिला दोनों बोले, उनकी भागीदारी सुनने के लिए होनी चाहिए। हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी आज उपस्थित हैं, अगर ये जाकर बात हम घर में करेंगे तो समन्वय कम होगा, और इसको लेकर जो बात होगी तो कैसे उन तक भी बात पहुँचाई जाए, इसके लिए भी आयोजक अगर इसका ख्याल करे और दोनों पक्षों को बातों का मालूम हो तो इसके अंदर में जरूर जो है गुंजाइश है कि हम इसके ऊपर में अंकुश लगा सकेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड लास्ट। नमस्ते, मैं बंगाल से डॉक्टर रमलकांति राय, रिटायर्ड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। सभी लोग जानता है तो बंगाल में क्या एक्सप्लोसिव आइटम्स का प्रोडक्शन चल रहा है, तो ये लिए तो बहुत बड़ा डेंजरस पोजीशन में हम लोग सभी खड़ा है यहाँ पर। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता है कि जो ग्राहक कंज्यूमर्स शुड बी अलर्ट एंड शुड बी यूनिफॉर्म टू प्रोटेक्ट द अनफेयर ट्रेड प्रोडक्शंस। And how can we protect the consumers to purchase the explosive items? Whenever they are going to purchase these items, they are going to be exposed. These are very dangerous items. I think that consumers should be alert in that case. Number two, expired item, expired product must be notified before the shopping centers and shopping counters, so that consumers or grahak should be alert that these are the items, these are all expired. We should not press them to purchase it. Because of that, traders are always cheating us. Expired things are going to be sold. We should be very much alert. Number three, in every cash memos, whenever traders are giving us a cash memos, in that cash memos, it should be notified the complainant address of the Consumers Act. Because of that, whenever any person is going to be cheated or deprived, he can address directly to that particular point that this is the forum in which I can Thank you, sir. I would request you please share in written. Huh? Okay, yes. Because time is short. Thank you. Okay, thank you. The last one is from chartered accountant, economic point of view. Sir. और उसके बाद जो है फिर सबके जो है written जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो वो आप share करिए. Please. माइक दीजिए इधर। अरे माइक दीजिए प्लीज। लास्ट, उसके बाद जो रिटन में देना है, अब टाइम शॉर्ट है, अगला सत्र भी वो होगा, तो प्लीज सबसे आग्रह है। धन्यवाद। मैं सिंपल से एक चीज़ बस बोलना चाहता था। हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से हमें वितरण कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी। हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही काम नहीं कर सकते। जब भी कोई चीज़ इन्वॉल्व होती है तो वितरण कॉस्ट होती है, और दूसरा रिटेल सेगमेंट की कॉस्ट होती है। जो रिटेल सेगमेंट की कॉस्ट वो भी ऐड ऑन करनी चाहिए। जो हम प्रस्ताव रखते हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, वो उपभोक्ता को भी सूट करना चाहिए और मैन्युफैक्चरर को भी सूट करना चाहिए। तभी न कहीं जाके सामंजस्य बैठेगा और तभी कोई काम होगा। हम वन साइडेड चलते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, ये ज़रूर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट ना बेची जाए, क्योंकि क्या है, वो मार्केट क्रिएट करने के लिए बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट बेचने के कारण से अल्टीमेटली कंज्यूमर पे जाता है। जब बाकी प्रोडक्शन जो नेचुरली नॉर्मल वे में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब उनका दिवाला निकल जाता है तो वही लोग जो बिलो कॉस्ट बेच रहे होते हैं, आजकल उसको टेक्निकली बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइजेशन करके वो उसका नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो हमें कहीं ना कहीं से उसको भी हित में इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं सबसे लास्ट में वही आग्रह करूंगा, जिनके भी सुझाव हैं रिटर्न में रखेंगे, टाइम वेरी शॉर्ट है, आप प्लीज कोऑपरेट करिएगा।
और मैं बस 2 लाइन बोलकर आप सबको जो है ये विषय छोड़ के जाता हूं। ये 140 नहीं 144 करोड़ का विषय है। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। आउट ऑफ 193 कंट्रीज में सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम। तो आप समझ सकते हैं ये विषय इतना साधारण नहीं है, असाधारण है, और इसी से हमारी जो है पहचान बनने वाली है पूरे देश के अंदर। तो अब समय आ गया है कि आप जो है इस पर मंथन करिए, विचार करिए। प्लीज रिटर्न में लीजिए आप। हेलो प्लीज भाई साहब, ये उत्पादन मूल्य के आधार पर प्राइस होना चाहिए। अभी जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 40-45 साल से अभी जो प्रस्ताव किया है, ये बार बार हर 2-4 साल के बाद आप करते आ रहे हैं। अभी तक उसके जो MRP का जो अधिनियम है उसके बारे में कुछ संशोधन नहीं हो रहा है। तो मेरी एक सूचना है, इस देश में ये जो अभी MRP का लाइसेंस जो है ये इसके बारे में ये देश में दबाव, ग्राहक शक्ति का दबाव लाना चाहिए, इसलिए जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। मूवमेंट की बात आ गई है, मैंने पहले आग्रह किया था सुझाव को रिपीट न करें। थैंक यू। अब मैं चूंकि समय काफी कम है और शैलेंद्र जी आपको अगर अनुमति है तो 2 मिनट आप ही का समय है सर। यही से बोलता हूँ। MRP का विषय ग्राहक पंचायत का जब जन्म हुआ तब से हम लड़ रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। ग्राहक पंचायत के सुबुद्ध कार्यकर्ता को भी ये अच्छा मालूम है। जो आखिरी वाले जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है, उन्होंने जो बोला है कि ये जो मांग है ये हमको सही तरीके से हम नहीं कर रहे। मैं ये बोलता हूँ कि हम मांग जो कर रहे हैं वही करना चाहिए। जैसे MRP ये गलत है और दूसरा रास्ता कुछ भी निकालो, ये धोखा है, ये हम बोलते रहना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर का जो उत्तर है, ये जिसको बोलते हैं कि ये रोग के ऊपर जो दवा है, वो दवा हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट वाले जो कार्यकर्ता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंसी समझते हैं, उनके पास में बराबर है। ये लीगली हम इसके ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई प्रोडक्शन करते वक्त मुझे कितना खर्चा आ रहा है ये बताने के लिए मेरे पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइन लगी हुई रहती है। मैं वो बराबर जस्टिफाई कर देता हूँ कि मैं ये 100 रुपये में ही मेरी बनती है और मेरा मुनाफा मैंने उसमें 2% 5% जो है वो लगाया है। ये तो मैं कैसे भी करूँगा, हालांकि उसमें मैं जो कॉस्ट लगाऊंगा वो कॉस्ट जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास में भिन्न भिन्न जो रास्ते हैं वो मैं अपनाता हूँ। यानी ये कानूनन लड़ाई हम एक हद तक ही लड़ सकते हैं। हाँ, सरकार के ऊपर हम दबाव बिल्कुल डाल सकते हैं। तो इसके बारे में एक बार हमारे पूर्व अध्यक्ष बजरंगलाल जी गुप्त जी ने बड़ा सटीक रूप से ये बताया था कि ये हम मांग करते ही रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मांग करेंगे तो सरकार के पास में जो दूसरा विकल्प है, उस वक्त वैट था, टैक्सेशन जब तक के कॉमन नहीं होता तब तक ये सब चीज़ों की जो कीमत है वो पूरे देश में सरीकी होने के लिए टैक्स, एक देश एक टैक्स, ये जब होगा उसके बाद में सोच सकेंगे। तो पहला कदम जो है वो सरकार ने करके बताया। अभी दूसरा, हम इस MRP के साथ में दूसरी और एक मांग जोड़ना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। वो मांग ऐसी हुई है कि GST का, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है पहला, और वो पहला उसका डिस्ट्रीब्यूटर को, ऑल इंडिया लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को वो पहला बिल फाड़ता है जिसमें वो GST लगा के और उसका अपना प्रॉफिट लगा के देता है। वो हमको जानकारी मिले, भले वो उसके बाद वाली जानकारी ना मिले, उसके जो 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनकी जानकारी ना मिले तो चलेगी आखिरी वाले तक, लेकिन पहले जो उसका बिल है वो GST पोर्टल के ऊपर इजीली अवेलेबल हो, ये एक हमारी मांग होनी चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे ब्रिटानिया बिस्किट का एक पैकेट है जो आखिरी वाले कंज्यूमर को 10 रुपए में मिलता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट की कॉस्ट 5 रुपए है, मतलब बीच में वाले लोग जो है वो 5 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो 5 रुपए है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ये 5 रुपए हो गई। तो हमको उतनी ही
पता चलेगी। जो पहले डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रिटानिया बेचेगा सुरेंद्र डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो ये पहला बिल जो है जीएसटी वाला, वो बिल हमको दिखना चाहिए। इतनी एक मांग उसमें जोड़ना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि विषय इतना जो है ज्वलंत है, 144 करोड़ का है और पूरे वैश्विक मार्केट का है, आसान नहीं है, असाधारण है। और मैं आपसे रिटर्न में आग्रह क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, मानवीय स्वभाव है कि जब हम किसी चीज को कागज पर लिखते हैं तो फैक्ट उसके सपोर्टिंग होते हैं। तो आप सबसे विनम्र आग्रह रहेगा, जिन लोगों ने भी अपना यहाँ वक्तव्य देकर सुझाव दिए उनको जो है रिटर्न में देंगे समिति को। और इसी के साथ कार्यक्रम के विस्तार की श्रृंखला में मैं मंच संचालिका को सौंपता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही विचार गर्भित सुझाव आए आदरणीय शैलेंद्र सिंह दुबे जी के इस प्रस्ताव पर। ये विचार मंथन, चिंता चिंतन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मंच पर सतत जारी रहेगा। इसी के साथ हमारा ये सत्र समापन बिंदु पर आ पहुंचा है। मैं आप सबों से निवेदन करूंगी कि पुनः इस सभागार में संध्या 5:30 पर उपस्थित हों। तब तक के लिए हम एक अंतराल लेंगे। धन्यवाद। जय भारत माँ। संध्या जलपान की व्यवस्था है। आप सबों से अनुरोध है कि जलपान ग्रहण करें। से बांटे, होममेड उनके स्टॉल्स लगते हैं, तो अच्छा 4-5 हज़ार लोगों का होता है। और इंदौर से हमारा ग्रुप आएगा, आप हमारा तो हमारा देवेंद्र रावत, हमारा देवेंद्र रहते हैं उसमें अभी, और उसको मालूम है गढ़वाली समाज में से और नेपाली समाज में से कार्यक्रम होती है। रमेश एक्चुअली क्या है, वो तो अलग पड़ जाता है ना। महाकौशल संघ की दृष्टि से महाकौशल अलग प्राप्त है। ये मध्य भारत का है। मध्य भारत में बैतूल से भिंड तक के 16 रेवेन्यू